अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। आई एम मोहम्मद खालिद रैन। तो बेटा आज जो है हम फिजिक्स का एंट्री टेस्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है वेक्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी सही समझ नहीं आती। इसके जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, या तो उन्हें वेक्टर ड्रा करना नहीं आता या फार्मूले इस्तेमाल करना नहीं आते। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, आपकी स्क्रीन पे है। तो क्या दिया हुआ जी कि अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाई मैग्नीट्यूड यूनिट एंड। अच्छा जी देखें बेटा, तो आपसे कहा गया कि वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा फ़र्क पता होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो अब स्केलर में जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होती, साथ क्या चाहिए होता है, हमें यूनिट भी चाहिए होता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि आप 5 kg चीनी लेने जाएं, तो आप अगर जाके दुकानदार को ये कहेंगे 5 दें, तो कोई मतलब बनेगा उसका? आप ये तो बताएंगे ना कि 5 ग्राम दे, किलोग्राम दे, क्या दे। तो यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। तो स्केलर में आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है जी, यूनिट आपके पास रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है जी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है, लेकिन यूनिट तो साथ कन्फर्म है। इसलिए मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि यूनिट क्यों लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए वेक्टर के लिए 5 न्यूटन। अब आपके पास नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, तो इट मीन्स कि 5 आपकी मैग्नीट्यूड है, एन यूनिट है, और ये क्या है जी, डायरेक्शन है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आपके पास आंस क्या आएगा, आपके पास आंस आएगा कि मैग्नीट्यूड के अलावा, यूनिट के अलावा हमें और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ क्या, डायरेक्शन। तो इसका आंसर आएगा आपके पास फिर ए। अगला एमसीक्यू बेटा देखें, एमसीक्यू नंबर जो 2 है वो है कि अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई। यानी यूनिट वेक्टर को हम क्या यूज़ करने के लिए जो है स्पेसिफाई करते हैं। तो बेटा देखें, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो मेन काम यूनिट वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। आपने देखा था कि जब हमने एक्स वाई प्लेन बनाया था, एक्स वाई जी, तो आपने ये कहा था कि ये हमारे पास आई है एक्स के लॉन्ग, और वाई के लॉन्ग हमारे पास ये क्या जी, जे है, और जी के लॉन्ग हमारे पास ये क्या जी, के है। तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स थे। तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इनके साथ 1 हम लगाते हैं। तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या जी, 1 है। और जस्ट ये बता रहे होते हैं कि जब आपके पास, लेट्स सपोज कि मैं लिख लेता हूँ 5i प्लस 3j और प्लस 7k, इसका मतलब है कि 5 वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 3 वैल्यू किसके लॉन्ग है, जे यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, और 7 वैल्यू किसके लॉन्ग है, के लॉन्ग है। तो इसलिए जो है हम जो क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी कि ए, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो अगला बेटा देखिए जी, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है कि अ वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। तो अब बेटा आपको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। तो नल का मतलब भी क्या होता है, 0। यानी वेक्टर तो वो है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। और साथ आपने ये भी देखा था कि ये भी पूछा जाता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है नल वेक्टर की, तो वो होती है आर्बिट्रेरी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैग्नीट्यूड सर 0 है, तो फिर डायरेक्शन, और वो भी आर्बिट्रेरी कैसे होगी। अब एक वेक्टर ही नहीं है, मतलब वो 0 है, तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे 0 है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे, और वो भी आर्बिट्रेरी। तो बेटा देखें, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कोई ये एक्स और वाई प्लेन है, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि कोई वेक्टर है जिसने यहाँ से स्टार्ट होना है। अभी लेट्स सपोज कि वेलोसिटी है। अब देखें, अब उसकी यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड 0 है। अब वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि अभी उसने स्टार्ट होना है। तो इसका मतलब है कि जब ये स्टार्ट पोजीशन पे था, ओरिजिन पे था, तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 थी, लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी कैसे थी, यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब बेटा इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप लेट्स सपोज की गाड़ी आपकी खड़ी है, तो वो इस डायरेक्शन में खड़ी है, तो यहाँ पे खड़ी है और डायरेक्शन उसकी ये है। इट मीन्स कि अभी उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। लेकिन अब देखें, जैसे ही ये गाड़ी मूव करेगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, 0 नहीं रहेगी। लेकिन जब 0 है उस वक्त आप देखिए ड्राइवर इसको क्या कर सकता है, इस तरफ भी ले जा सकता है, इस तरफ भी ले जा सकता है, गाड़ी को आगे भी ले जा सकता है, पीछे भी। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि आर्बिट्रेरी है।
तो जब वो निकल पड़ेगी तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन होगी फिर वही होगी, लेकिन जब वो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है तब हमने डिसीजन लेना, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नल वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड जीरो होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्ररी होती है। इसलिए मैंने समझाया है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इस बात की समझ नहीं आती। तो चले बेटा देखिए अगला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। तो लिखा हुआ है कि व्हेन अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n देन इट्स मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय, कि जब वो कहता है कि वेक्टर ए को हम उसके जो नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगी। बेटा आपने देखा था कि चैप्टर में दिया हुआ था कि अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास वेक्टर ए है तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर क्या होना था, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना था वेक्टर, यानी टोटली उल्ट हो जाना था 180 के एंगल में, 180 याद रखना है आपने। तो इसका मतलब कि अब इसकी मैग्नीट्यूड जस्ट डबल होगी। तो अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहेंगे, चूंकि ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये या तो आप ये कर लें वेक्टर का साइन रिमूव कर दे, अगर वेक्टर का साइन लगाना तो फिर हम मोड लगाते हैं। 2 तरीके होता है ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मैग्नीट्यूड को। ये वेक्टर है, इसकी आपने मैग्नीट्यूड लिखनी है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, या फिर क्या करेंगे आप इसको वेक्टर लिखा रहने दें लेकिन इसके जो है अराउंड क्या कर दे, मोड लगा दे, तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 तरीके होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें, पहले में लिखा हुआ एन ज़रब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे में एन ए की मैग्नीट्यूड, तीसरे में एन क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दीज। तो बेटा देखिए इसका आंसर आएगा हमारे पास बी। कैसे कि n से जब मल्टीप्लाई हुआ, अब 2 से मैंने किया था, लेट्स सपोज कि ये मल्टीप्लाई हुआ किसी n नंबर से, तो n नंबर से होगा तो ऐसे एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा, तो उसको कहेंगे हम n और मल्टीप्लाई हो गया। अब चूंकि उसकी मैग्नीट्यूड उसने पूछी है, वेक्टर नहीं पूछा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोड यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मोड ना होता तो फिर उसने वेक्टर के ऊपर ये वाला साइन नहीं लगाना था, फिर सिंपल NA लिख देता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अच्छा जी अगला देखिए हमारे पास है कि 5वें एमसीक्यूज़ कि व्हेन अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन, कि वो कहता है कि जब वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अभी बता दिया है कि लेट्स सपोज कि ये ए था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, माइनस से ए से, यानी -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसकी मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर -2 से होता तो फिर क्या होना था, अगर ये -2 से होता फिर ये डबल भी हो जानी थी और इसकी डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जानी थी। तो डायरेक्शन माइनस लगाने से हमेशा रिवर्स होती है, और कितनी होती है, 180 डिग्री एंगल। देखिए एक चीज़ सीधी जा रही थी और वो क्या हो गया, उल्टो हो गया, पीछे आ गई, इसका मतलब कि उसके दरमियान एंगल कितना हो गया, 180। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बेटा आपने रियल लाइन पढ़ी थी, तो ये आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये इधर 1 है, इधर 2 है। अब फर्ज करें कि मैं 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ -1 के साथ, तो ये अब देखिए टोटली उल्ट होकर -1 इधर आ जाएगा, और अगर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2। इसका मतलब है कि टोटली क्या हो गया, इधर आ गया। इट मीन्स कि ये एंगल कितना बना है हमारे पास, 180 डिग्री का। तो जब भी एक चीज़ सीधी जा रही है और उसी जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट सिमत में आ जाए, तो उसका मतलब है कि उसमें एंगल कितना होता है जी, 180 डिग्री का होता है। तो इसलिए फिर हमारे पास क्या आएगा कि जब किसी वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज होती है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि टोटली अपोजिट। तो चले जी देखिए अगला एमसीक्यू देखिए आपके पास क्या है जी, पढ़े जी। लिखा हुआ है कि What is the resultant of 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्सेस राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं, तो उनकी आपने रिजल्टेंट फोर्स बतानी है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो एक फोर्स क्या है, 4 न्यूटन की, और एक किसकी है जी, 3 न्यूटन की है। तो बेटा देखें इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि F रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2 F1 F2 और cos ऑफ थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ये बेटा जनरल फार्मूला होता है, ठीक हो गया। अब बेटा देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के जनरल फार्मूला, फर्ज करें आपके पास वेक्टर ए बी थे, तो फिर उनका रिजल्ट क्या आना था, फर्ज करें वेक्टर आपके पास F1 F2 नहीं है, ए बी है, तो फिर हमने रिजल्ट लिखना था R बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB
कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ तक तो देखें आपका जैसे a प्लस बी का उसके का फार्मूला बनता है वही है, और साथ आपने कॉस थीटा लगा देना है, तो इसको आपने याद रखना है। तो अब फर्ज करें वेक्टर मेरे पास जो है वो क्या सी और डी है, तो फिर यहाँ पे सी डी आ जाएगा, वो यूज होगा, रिजल्टेंट वही रहेगा। अब यहाँ पे उसने दो फोर्सेज दे दी, इसलिए मैंने F1 F2 लिया, तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। अब कहा यह गया कि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है, तो जब 90 डिग्री का तो फिर देखें क्या होगा। अब यानी कि थीटा हमारे पास क्या है जी 90 डिग्री, यानी एक वेक्टर जो फोर्स का F1 इस तरफ लग रहा है और दूसरा किस तरफ लग रहा है F2 इस तरफ लग रहा है, तो एंगल कितना 90 डिग्री है। तो अब बेटा देखिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा F1 का स्केल प्लस सॉरी आप साथ जो है ना वो वैल्यू भी पुट कर लें, तो चलिए जी साथ वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो F1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्केल प्लस 4 का स्केल और प्लस 2 इंटू F1 यानी 3 और F2 यानी 4 और cos 90 डिग्री, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास स्केल। अब बेटा देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये 4 3 12 और 12 2 24 और साथ cos 90 अब क्या होता है 0। तो जब cos 90 0 होगा तो क्या होगा जी, आप देखें ये 16 9 25 हो जाएगा और ये 24 मल्टीप्लाई हो गया क्या रह जाएगा 0। इट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा जी 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इट मीन्स कि उनकी जो मैग्नीट्यूड फोर्स आएगी वो कितनी आएगी 5 न्यूटन आएगी। तो बेटा ये जनरल फार्मूला था, ये आपने याद रखना है। यानी जब दो वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट निकालना हो और उनके दरमियान आपको एंगल भी दिया गया हो, इट मीन्स आप ये वाला फार्मूला लगाएं और एंगल यहाँ पे पुट करना होता है। और ये याद रखना कॉस आता है साइन नहीं आता। तो देखिए अब यहाँ पे क्या था राइट एंगल टू ईच अदर। तो राइट एंगल का मतलब यही है ना कि थीटा 90 डिग्री है, तो आपको थीटा डायरेक्ट भी 90 लिख सकता है या आपको कह सकता है कि राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से होते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है अभी। ठीक हो गया। तो बेटा देखिए अगला फिर हम करते हैं जी, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा जी बी आएगा यानी 5 न्यूटन। तो अगला एमसीक्यू जल्दी से पढ़े, इसी जैसा ही है तकरीबन। जी बेटा देखें तो एमसीक्यूज नंबर जो हमारे पास 7 है उसमें लिखा हुआ है कि एक फोर्स 10 न्यूटन की एक एंगल बनाती है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो बेटा देखें आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये एक्स प्लेन होता है और ये क्या होता है जी वाई प्लेन। अब देखें यहाँ पे ये फोर्स लग रही है आपकी और एंगल कितना बना रही है जी 30 डिग्री, तो ये फोर्स है। अब उसने पूछा आपसे क्या है कि एक्सेस के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो मैंने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज कर ले। तो अब वो कहता है कि इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करें। तो अब देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ वाई और एक क्या होगा एफ एक्स। तो अब बेटा पता है आपको एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं एफ कोस थीटा और एफ वाई को क्या लिखते हैं एफ साइन थीटा। तो अभी हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप एक्स कंपोनेंट निकालें, तो फिर हम क्या निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब एफ की वैल्यू बेटा दी हुई है, तो वो कितनी दी हुई है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन आपको गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा 10 और कोस अब देखिए एंगल कितना 30 डिग्री। तो अब बेटा आपको पता है कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 1/√2 के। तो इसकी वैल्यू आती है जी 10 मल्टीप्लाई बाई 0.866 इतनी आती है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी ये 8 इधर आ जाएगा तो 8.66 और ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स न्यूटन। इसका मतलब है कि जब एंगल 30 डिग्री होगा तो फिर आपके पास जो उसका एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 8.66। ठीक हो गया। तो यही मतलब यही वजह है कि जब एंगल छोटा होता है तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, वाई की कम होती है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है और एक्स कंपोनेंट की क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। तो चले जी अब इसके बाद जो है हमारे पास अगला एमसीक्यूज देखें तो वो है जी 8, जल्दी से पढ़ें। तो जी 8 एमसीक्यूज में आपके पास दिया गया है कि दो फोर्सेस हैं और एक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है जी वो मेरे पास है जी 10 न्यूटन और दूसरे की कितनी है 7 न्यूटन, और वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, तो उनके रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब बेटा याद रखें मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास F इक्वल टू F1 प्लस F2 और हमारे पास आ जाता है जी F1 2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos ऑफ थीटा, ये आता है।
तो बेटा आपने याद रखना है जब थीटा हो 0 डिग्री, मतलब कि दो फोर्सेस आपस में क्या हो जी, दो वेक्टर या दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हो तो उनके दरमियान में एंगल बनेगा 0 डिग्री। यानी F1 इधर लग रही है तो F2 भी इधर ही लग रही है, तो तब इनके दरमियान में एंगल होगा 0 डिग्री, पैरेलल है। तो तब देखें बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये ध्यान से समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आपके पास आ जाएगा F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर और प्लस, अब देखिए cos 0 डिग्री क्या होगा 1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2F1 F2 और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा जी 1। तो ये आपके पास आ गया। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला नहीं मार रहा a जमा b का होल स्केयर, तो मैं लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 का होल स्केयर और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो अब बेटा देखें फोर्स क्या निकली F1 प्लस F2 और ये कट जाएगा तो ये निकले। इसका मतलब है कि जब दो फोर्सेस के दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो तो सिंपल स्केलर की तरह ही ऐड हो जाते हैं। आम हालात में हम ये कहते हैं ना कि अगर एक वैल्यू 3 है और एक 4 है तो हम स्केलर में जमा करते 7 आता है, लेकिन वेक्टर में ये 7 नहीं आएगा क्योंकि हम 3 का स्केल लेंगे, 4 का स्केल लेंगे और जल्द लेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी। लेकिन जब उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो तो तब आप आंखें बंद करके क्या करें, उनको जमा कर दें, वो स्केलर की तरह बिहेव करेगी उसकी एडिशन, तो वो 7 ही जवाब आएगा। अब बेटा देख ले अगर एक वैल्यू 3 है और एक 7 है, आप पुट करें तो 3 और 4 और 3 कितना 7 ही आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एंगल हो 180 डिग्री का तो अब बेटा 180 का भी समझ लें, ये आपने नोट करना है, ये मेन कंसेप्ट है। अब आपके पास थीटा कितना जी 180 डिग्री का। लेट्स सपोज कि एक फोर्स जो है वो F1 इस तरफ लग रही है और F2 किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, तो इनके दरमियान में थीटा क्या हो गया 180 डिग्री का। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो थीटा कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो बेटा यहाँ पे प्लस की बजाय आप क्या मानेगा -2ab, ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया। अब बेटा देखिए ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab यानी a माइनस b का फार्मूला बना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये देखिए ये स्केयर से स्केयर काट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा F1 माइनस F2। इट मीन्स कि जब उनके दरमियान में वेक्टर्स के दरमियान में 180 का एंगल हो तो ये सिंपल तफरीक हो जाती हैं, जैसे हम स्केलर में तफरीक करते हैं वेक्टर भी सिंपल तफरीक हो जाते हैं, यानी 4 - 3 जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जवाब 7 आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है 1 आ सकता है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री होगा तो वो सिंपल जमा हो जाएंगे और 180 होगा तो सिंपल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब हम अपना देखते हैं कि हमारा सवाल क्या था। वो ये था कि एक फोर्स 10 न्यूटन है और एक 7 न्यूटन है, तो वो एक ऑब्जेक्ट पे लाग रही है, तो वो कहता है मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेटा मैंने ये कहा कि दो फोर्सेज जब लाग रही है, एक 10 है और एक 7 है। अब देखें यहाँ पे कि एक वैल्यू आपके पास 10 है और एक है 7, तो मैंने कहा है कि जब इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री हुआ तो ये मैक्सिमम जवाब देते हैं, तो मैक्सिमम जवाब कितना आ जाएगा 10 + 7 17, क्योंकि आपने कहा है कि जब एंगल 0 डिग्री होती है 1 + F2 होता है, इसलिए जमा हो जाएगा। अब जब इनके दरमियान 180 डिग्री एंगल है तब ये मिनिमम जवाब देते हैं, इससे कम नहीं जा सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए फिर आ जाएगा 10 - 7 आपके पास आ जाएगा 3, तो ये मैक्सिमम 17 जवाब दे सकता है और मिनिमम 3 दे सकता है, ना इससे नीचे जा सकता है और ना ही इससे ऊपर जा सकता है। तो ये कब होता है जब एंगल 0 डिग्री हो तो सिंपल जमा कर दे और 180 हो तो क्या कर दे माइनस कर दे। अब उसने पूछा मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बेटा फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, ठीक हो गया। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछता तो कितनी होनी थी 17, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा देखिए तो फिर मिनिमम वैल्यू 3 न्यूटन डी में दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसी फार्मूले के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन है। तो चले जी अगला एमसीक्यू पढ़े, एमसीक्यू नंबर 9। तो एमसीक्यू 9 में देखें क्या लिखा हुआ जी कि 2 फोर्सेस act together on a body, the magnitude of their resultant is greatest when the angle between the forces is। आप बेटा देखें मैंने अभी बताया कि एंगल 0 डिग्री होगा तो वो जमा होंगे, एंगल 1 अब 0 डिग्री होगा तो वो क्या हो गया सिंपल 0 डिग्री में हमने बताया था कि F क्या आया था F1 + F2, अभी जो हमने ये फार्मूला लगाया। और जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा तो तब जवाब मैंने कहा मिनिमम आता है, तब F बराबर आता है F1 - F2। इट मीन्स कि अब यहाँ पे ये पूछा गया कि मैक्सिमम जवाब कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो इट मीन्स कि आपका आंसर फिर क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा जी सी। तो 0 डिग्री जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया जी। आगे देखें, अच्छा जी आगे देखें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 कि इफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी। यानी वो कह रहा है कि एक 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये क्या है
वाई एक्सिस है, और फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, और वो कितनी लग रही है, वो लग रही है जी 50 न्यूटन की। तो बेटा वो ये कह रहा है कि इसका वाई कंपोनेंट फिर क्या होगा। तो बेटा देखिए ये लग ही एक्स के ऊपर है, इसका वाई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि पूरी एक्स के ऊपर लग रही है। हमने कहा कि वाई कंपोनेंट कब बनता है, जब फोर्स जो है वो एक्स और वाई प्लेन के दरमियान में हो। जैसे कि एक स्कूल बैग है, उसको आप नीचे की तरफ खींचेंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वाई एक्सिस है। अगर आप दरमियान में ऐसे खींचेंगे, जैसे लगेज बैग को हम खींचते हैं, इसका मतलब है कि अब एक्स भी है और वाई भी है। तो इट मीन्स फिर यहाँ पे क्या होगा कि इस सूरत में अगर इधर वेक्टर होता तो फिर वाई भी होना था और एक्स भी होना था। अब ये चूंकि इसके बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब है कि ये एक्स कंपोनेंट ही होगा हमारे पास, एफ बराबर एफ एक्स ही होगा, और ये कितना 50 न्यूटन है। एफ वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि आपका आंसर क्या आएगा जी, वो आएगा जी बी 0। तो बेटा देखिए अगर आपको कहता कि वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब फिर एक्स कंपोनेंट पे कोई नहीं वेक्टर हो रहा था, वाई पे हो रहा था, फिर एक्स कंपोनेंट 0 हो जाना था। इसका मतलब है कि आपको उल्ट भी दे सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपने याद रखना है। अगला बेटा देखिए जी एमसीक्यू नंबर 11। तो एमसीक्यू नंबर 11 जो है बेटा, इसमें ये कहा गया है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो कि एक्ट कर रही है अलोंग जी एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज, यानी एक 10 न्यूटन की फोर्स जी एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रही है तो उसके एक्स और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होंगे। तो फिर वही बात देखिए, हमारे पास ये कंपोनेंट होते हैं, ये हमने कहा कि ये एक्स है, ये हमने कहा ये वाई अकॉर्डिंग टू बुक, और ये हमने कहा ये जी है। इसको हम कह देंगे आई, इसको कह देंगे जे, और इसको कह देंगे के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब फोर्स बेटा किससे लॉन्ग लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है जी एक्सिस के लॉन्ग। इट मीन्स कि आपकी फोर्स जो है वो इधर लग रही है फोर्स, और वो कितनी लग रही है जी, वो लग रही है 10 न्यूटन। तो जब 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब है कि ये तो लग रही है के के ऊपर यानी जी एक्सिस के ऊपर, तो ये पूरी जी एक्सिस के ऊपर आ रही है, ना इसके ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है ना इधर आ रही है। इधर कब आती है, जब ये यहाँ पे होती, तो फिर ये एक्स के लॉन्ग भी कुछ होना था, वाई के और जी के भी। अब ये चूंकि लग ही जी के लॉन्ग रही है, इसका मतलब है कि एक्स भी 0 रहेगा और वाई भी 0 रहेगा। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा है कि हमारा क्या 0 था, कि एक्स पे लग रही थी तो वाई 0 था, अब जी पे लग रही है तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। तो लिहाजा फिर हमारा आंसर क्या आएगा जी, हमारा आंसर आएगा जी यहाँ पे 0। ठीक हो गया। तो आंसर अब जो हमारा आएगा जी वो आएगा जी बी 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी 0 आएगा। तो डी एस यहाँ पे जो है 0 पे हमारा आंसर जो बनता है वो डी बनता है। सॉरी बी जो है वो 10 का था तो मैंने गलती से वो देख लिया। तो 11 जवाब 0 या तो इसमें आप देख लें 0 कहाँ पे है, तो वो डी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी अगला देखिए जी एमसीक्यू नंबर 12। तो एमसीक्यू 12 देखिए आप खुद लगाए, अब इसका क्या आंसर होगा अब मैंने नहीं बताना, आप जल्दी करें। देखें क्या लिखा होगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड क्या है F1 और F2, वो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और थीटा एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। तो उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट क्या होगा, यानी उनका रिजल्टेंट आपने निकालना है। यानी ये आपके पास एक बॉडी है मैस, इस पे एक फोर्स F1 लग रही है इस तरफ और एक F2 इस तरफ ला रही है, क्योंकि उसने यहाँ पे थीटा एंगल का आगे बन रहा है। तो इनका रिजल्टेंट निकालें। तो अब मुझे पहले ये बताएं कि ये ऐड कैसे होगा, इनका रिजल्टेंट कैसे ऐड होगा। तो देखिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पे दोबारा बना सकता हूँ। ये मैस है, अकॉर्डिंग टू हेड टेल रूल फर्स्ट वेक्टर ले, तो फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये आ गई, और सेकंड वेक्टर उसी डायरेक्शन में ले, उसकी टेल फर्स्ट के हेड से मिला दे। सेकंड वेक्टर ये था, इसको उठा के यूं लगा दे, तो ये आपके पास बन गया जी F2, और ये इनका बन जाएगा जी रिजल्टेंट वेक्टर, और ये होगा जी F। तो ये वो कह रहा है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो जब ये कुछ एंगल बनाते हैं तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो अब फिर क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा जी C, यानी F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा का स्केयर रूट। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। तो चले बेटा देखिए जी 13 MCQ करते हैं। MCQs क्या है जी, वो कहता है कि इफ़ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज, यानी वो ये कह रहा है कि एक वेक्टर ए है जो कि एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट की क्या होगी। तो सिंपल बेटा देखें, आपने ये तो पढ़ा होगा, ये एक्स ये वाई। अब एक वेक्टर है जो ये है और एक्स एक्सिस के साथ उसने कहा है कि थीटा एंगल बना रहा है, तो वो कह रहा है कि इसका आप एक्स कंपोनेंट मालूम करें। तो सेम वही बात, ये हमारे पास एफ एक्स
और ये क्या जी एफ वाई। तो एफ एक्स हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, ये इसको एफ कह दें, तो एफ एक्स हमारे पास होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई हमारे पास क्या होता है एफ साइन थीटा। तो ठीक हो गया बेटा, तो ये आपके पास होगा। अच्छा जी, तो आपसे ये पूछा गया कि एक्स कंपोनेंट, तो अब चूंकि वेक्टर हमारे पास ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ए वाई। तो ये वाई आ जाएगा ए साइन थीटा और ए एक्स हमारे पास आ जाएगा जी ए कोस थीटा। तो ये फिर हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लेता तो फिर ये आ रहा था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे देखिए जी एमसीक्यू नंबर 14। अच्छा बेटा देखिए 14 में आपसे क्या पूछा गया है। 14 में ये पूछा गया है कि द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए इज गिवन बाय, यानी एक वेक्टर का आपने सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, यानी डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसका आपने सेल्फ प्रोडक्ट देना है, तो इसका मतलब सेल्फ से मुराद है कि इसी जैसा एक वेक्टर और लेना है। ऐसे समझे कि इसकी फोटो कापी आपने बतानी है, तो ये इसका आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये पीछे की तरफ क्यों नहीं है। बेटा अगर पीछे की तरफ होगा तो वो सेल्फ तो नहीं रहेगा। सेल्फ का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो है उसी का अक्स लेना है, उसी डायरेक्शन में। इट मीन्स कि हमेशा सेल्फ में एंगल थीटा 0 डिग्री ही आता है, कभी भी 180 नहीं आता। तो इट मीन्स कि जब ये हमारे पास थीटा 0 डिग्री है तो फिर आप देखिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस ऑफ थीटा। तो बेटा देखिए अब चूंकि वेक्टर दोनों ही ए हैं तो हमारे पास ये भी ए आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा ए, और ये बन जाएगा इधर ए और मैग्नीट्यूड बी की भी ए ही है और कोस, अब कोस 0 डिग्री क्योंकि एंगल क्या माना था 0। तो ये बन जाएगा बेटा कोस 1, तो ये बन जाएगा ए का स्केयर और ये 1, तो ये बन जाएगा ए का स्केयर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास ए का स्केयर, यानी स्केयर ऑफ दैट वेक्टर। तो ए वेक्टर था तो उसका स्केयर। अगर आपके पास इधर सी वेक्टर दिया होता उसका सेल्फ प्रोडक्ट कहते तो फिर क्या आना था सी स्केयर। आपको एफ दिया होता तो उसका क्या आना था एफ स्केयर। तो जो वेक्टर दिया उसका स्केयर लेंगे जब सेल्फ प्रोडक्ट की बात हो रही हो। तो यही वजह कि जब हम आई का लेते थे तो हम कहते थे आई डॉट आई क्या होता है जी 1 कहते थे। अब 1 क्यों कहते थे, क्योंकि आई डॉट आई जब मल्टीप्लाई होना है आई डॉट आई तो ये बनना है आई स्केयर और cos ऑफ 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री 1 होता है तो ये बन गया आई स्केयर। अब हमें पता है ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्केयर 1, इसलिए हम कहते हैं आई डॉट आई यानी सेल्फ प्रोडक्ट आई का क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो होगी, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर था इसलिए इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती, इसलिए 1 जो आप, तो ये याद रखना है आपने। अच्छा जी बेटा इसके बाद देखें जी MCQ नंबर 15। तो 15 पे बेटा देखें क्या लिखा हुआ है। 15 आपके पास दिया हुआ है कि इफ ए क्रॉस बी पॉइंट्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस देन वेक्टर a एंड b विल लाई इन, यानी वो कहता है कि a क्रॉस b मतलब कि a क्रॉस b का रिजल्ट वो किसकी तरफ है z एक्सिस के अलोंग है। तो बताएं a और b कहाँ पे होंगे। तो बेटा देखें हमने ये किया था क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर ये वेक्टर a था और ये वेक्टर हमारे पास क्या था b था, तो बेटा ये z हमारे पास बना था ऊपर की तरफ। तो ये क्या था, हमने क्या लिया था राइट हैंड रूल। हमने कहा था ए को बी की तरफ करें तो थंब आपका किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, ये शो करेगा जी ए क्रॉस बी को। इसका मतलब है कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है और इनका जो रिजल्ट आएगा वो किधर आएगा जी के लॉन्ग। तो अब उसने रिजल्ट बता दिया, उसने ये कह दिया कि ये ए क्रॉस बी यानी जिसको हमने एन कहा था नॉर्मल वेक्टर, ये ऊपर की तरफ है यानी जी एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये फिर ए और बी किसके लॉन्ग है, ये हमारे पास फिर रह जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। किस में, एक्स वाई प्लेन में। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, वो बनेगा जी बी यानी एक्स वाई प्लेन। ठीक हो गया। तो चूंकि जी के ऊपर तो वो जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो वो जी के ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा था जी 15 MCQs। चले जी अब हम MCQ स्टार्ट करते हैं जी 16। तो पढ़े बेटा 16 MCQ में क्या लिखा हुआ है कि एक वेक्टर आपको ए दिया गया है और इसके अलावा आपको एक क्या दिया गया जी बी वेक्टर दिया गया और आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो सिंपल बेटा देखें ए की वैल्यू क्या दी गई है पहले वो लिख लें, वो है जी 2i और प्लस 4j और प्लस 5
के, और बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है -2i और +2j और +k। अब बेटा देखिए डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है ए डॉट बी, तो सिंपल आपने न्यूमेरिकल किए हुए हैं वैसे ही है ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू क्या है 2i + 4j और +5k, और डॉट यहाँ पे आपने ज़रूर लगाना क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो बी की वैल्यू क्या है, मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप में अगर कोई मिस्टेक है सॉल्व करने की तो आपको पता चल जाए। ठीक हो गया। अब देखिए कईयों को नहीं पता होगा डॉट आपने लाजमी लगाना होता है, लेकिन MCQ है तो इसलिए यहाँ पे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे FSC में अभी है वो देख रहे हैं तो उनके लिए चीज़ कंपलसरी है। अब बेटा देखिए हमने कहा था कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और j को j के साथ और k को k के साथ, क्योंकि i जब k j के साथ होता है तो वो 0 हो जाता है और j जब उसके साथ तो 0 हो जाता है, इसलिए ये तो आपको पता है। हम सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखें 2 और मल्टीप्लाई बाई -2 और i डॉट i प्लस 4 क्रॉस 2 और j डॉट j, और फिर क्या आएगा +5 क्रॉस 1 और k डॉट k। अब देखें हमने कहा डॉट प्रोडक्ट जो होता है सेल्फ का वो 1 होता है, लिहाजा ये तो 1 1 बन जाएगा, पीछे रह जाएगा -4 और ये 1 और +8 और ये 1 और +5 और ये 1। इट मीन ये बन गया -4 +8 और +5। बेटा इसको सॉल्व करना, ये रह जाएगा 4 और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 5, तो ये बन जाएगा 9। इट मीन्स कि a डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वो आई जी 9। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑप्शन कौन सा है, ए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी, ए आएगा। तो चले जी बेटा अगला MCQ देखें। ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर वाला चैप्टर, ये सारा न्यूमेरिकल बेस ही है, इसलिए न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ बाकायदा, ताकि आपको ये इतराज़ ना रहे कि बस सर ने ये बता दिया था सॉल्व तो किया नहीं, यही तो मसला है कि हमसे सॉल्व नहीं होते। तो मैं साथ साथ इसलिए सॉल्व भी करा रहा हूँ, इसलिए आपने बिल्कुल तहम्मुल के साथ ये वीडियो देखनी है। तो बेटा देखिए जी अगला MCQ है जी, MCQ नंबर 17 लिखा हुआ है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट i j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू। तो अभी मैंने लिख दिया कि i डॉट i आपने पढ़ा है j डॉट j और k डॉट k, ये बेटा किसके बराबर होता है जी 1 के। इट मीन हमारा आंसर क्या आएगा, फिर ये आएगा हमारे पास 1 आएगा। अच्छा ये तो हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि i क्रॉस i तो फिर क्या होता है, i क्रॉस i तो वो हमारे पास होता है क्या होगा, 0 या नल वेक्टर, नल वेक्टर, ये याद रखना है। i क्रॉस i नल वेक्टर, j क्रॉस j भी क्या होता है जी नल वेक्टर, और k क्रॉस k भी क्या होता है जी नल वेक्टर होता है। ठीक हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में i क्रॉस j इज इक्वल टू k होता है, वो आगे सारे तो वो आपको पता ही है, तो ये याद रखना है आपने। चले जी, तो इसका फिर राइट आंसर क्या आएगा जी बी। अगला देखें MCQ नंबर 18 लिखा हुआ है व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट देन टॉर्क विल बी। तो बेटा ये आपके चैप्टर 2 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो टॉर्क आपने फाइंड करना है, तो हमें पता है कि टॉर्क जो है उसका फार्मूला क्या होता है कि L और F। ठीक हो गया। अब बेटा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पिवट पे। यानी फर्ज करें कि यहाँ पे ये पिवट है तो इधर ही आप फोर्स भी लगा रहे हैं, तो फोर्स भी इधर है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन है और फोर्स भी इधर लग रही है और आपका पिवट भी यही है, तो मोमेंट आर्म आपका 0 है। लेट्स सपोज कि अगर फोर्स यहाँ पे कहीं लगती तो फिर क्या होना था, फिर इतना मोमेंट आर्म होना था। अब चूंकि फोर्स ही ऊपर लग रही है, जैसे कि एक नट है, इसको मैंने खोल लिया, तो लेट्स सपोज देखिए मैं अगर इसके ऊपर ही फोर्स लगाता हूँ तो ये कभी खुलेगा नहीं खुलेगा। इट मीन्स कि जब मैं इधर करूंगा तो फिर खुलेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर अब भी तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, लेकिन बेटा देखिए सेंटर ये वाला है, ये डॉट जो नुक्ता बोर्ड मार्कर होता है, तो मैं इधर से लगा रहा हूँ, इसका मतलब नुक्ते से यहाँ तक जो फोर्स लगा रहा हूँ कुछ तो मोमेंट आर्म बन रहा है ना। तो जब मोमेंट आर्म बनता है तब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म की वैल्यू ही 0 है क्योंकि वो उसके सेंटर के ऊपर लग रहा है, लिहाजा टॉर्क हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 0 और F, तो ये बनेगा जी 0। तो टॉर्क हमारे पास क्या आएगा जी 0 आएगा, या आप कह सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ पे बेटा चूंकि उसने कहा है कि जस्ट मैग्नीट्यूड की बात की है तो इसलिए हमारे पास जस्ट 0 आएगा। तो टॉर्क क्या आएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे जस्ट हमने मैग्नीट्यूड की बात करनी। ठीक हो गया, तो 0। जब वेक्टर की बात करते हैं फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, ये याद रखना है आप। ठीक हो गया जी। तो बेटा देखिए फिर आंसर आपका क्या आएगा जी, आंसर आपका आएगा जी 0, लास्ट वाला D। तो चले बेटा देखिए अगला MCQ देखें। तो क्या लिखा हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड्स
कि यानी पैरेलल वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल आर अनइक्वल, व्हेन एडिड गिव द सम इक्वल टू 0, व्हेन मल्टीप्लाइड गिव द आंसर इक्वल टू 0। आधा सेकंड जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका, ज़रा सोचें, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग एमसीक्यू है मोस्टली बच्चों के लिए। हाँ जी सोचें क्या आंसर होगा। उसने कहा कि पैरेलल वेक्टर्स हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो वो क्या होते हैं आपस में, यानी दो पैरेलल वेक्टर है उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, नॉन इक्वल होंगे, क्या होंगे। तो बेटा देखिए हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो आपने इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, और एक बात हमने की थी रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, यानी ये अगर स्टार्ट यहाँ से भी हो जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये अब इक्वल वेक्टर है, तो अब अगर ये स्टार्ट यहाँ से भी हो जाए तो देखिए जितना पीछे उतना आगे भी तो है, इट मीन्स कि हमारी मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, वो आएगी 0, सॉरी मैग्नीट्यूड हमारी इक्वल होगी, इट मीन्स कि हम कहेंगे कि ये भी क्या है, इक्वल वेक्टर है। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर फिर क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पैरेलल वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो, तो सेम डायरेक्शन का मतलब है कि पैरेलल में हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। अब बुक पे सिर्फ ये लिखा हुआ था इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन की, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम डायरेक्शन को उसने आप वर्ड में यूज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है पैरेलल में, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा देखिए अगला एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 20, जो कि क्या है, विच वन इज करेक्ट, यानी बेटा आपने इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बेटा देखिए पहले वेक्टर में लिखा हुआ है a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, दूसरे में लिखा हुआ है a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई के, तो तीसरे में लिखा हुआ है ए एक्स जे प्लस ए वाई आई, और चौथे में लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो बेटा देखिए कौन सा करेक्ट होगा, फिर आप मुझे बताएं जल्दी से। ए ऑप्शन और डी पे गौर करें। देखिए मैंने बेटा कहा था ना आपको, जब मैंने ये बनाया था मैंने कहा था कि x के लॉन्ग जो होता है उसे हम i कहते हैं, और y के लॉन्ग जो होता है उसे हम j कहते हैं, और z के लॉन्ग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, k कहते हैं। ये जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं कि जब हम i की बात करते हैं तो मतलब x, जब j की बात करते हैं मतलब y, और जब k की बात करते हैं मतलब z। अब वही कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे। तो देखिए इसका मतलब b और c तो हो नहीं सकता, क्योंकि a x के साथ i है और a y के साथ k है। मैंने कहा था ये y के साथ क्या आना चाहिए, j, लिहाजा आपका b तो हो नहीं सकता। c में देखें a x के साथ j आया हुआ है, मैंने कहा a x के साथ क्या आना चाहिए, i, और a y के साथ i आया हुआ, तो ये उल्टी उसने लिख दिया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब d में देखें a x के साथ i है और a y के साथ j है, लेकिन ऑप्शन a में भी ऐसे ही है, तो अब इन दोनों में से कौन से करेक्ट होंगे, जरा देखिए ऑप्शन a और d देखिए, आपको सेम नहीं लग रहे, तो क्या फर्क है, कौन सा फिर आंसर होगा a और c में। तो देखें a जो लग रहा है वो ये है, a ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि a इक्वल टू बराबर होता है a x i और प्लस ए वाई जे, ठीक हो गया, ये आपके पास है। और सी ऑप्शन जो है उसमें जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ए इक्वल टू बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो बेटा देखें वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड उसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट, यहाँ पे उसने ए के ऊपर फिर वेक्टर लगा दिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला ठीक है, देखिए ए एक्स आई और ए वाई जे, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इनके साथ आई जे ऑलरेडी लगा तो हुआ, तो एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स कि फिर ये कितना कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका आंसर फिर क्या आएगा हमारे पास, राइट आंसर आएगा डी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया जी। तो बेटा देखें ये अगला देखें 21 MCQs लिखा हुआ है कि डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस किस किस के दरमियान में वो देखें। लिखा हुआ डिस्टेंस ए बी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय। तो बेटा एक पॉइंट ए दिया गया है और वो क्या दिया गया है 2 3 4, और पॉइंट बी क्या दिया गया जी आपके पास, वो दिया गया जी -5 6 और 7। ये देगा आपसे कहा दिया कि इनके दरमियान में जो है डिस्टेंस ए भी निकालें। तो बेटा आपको याद होगा आपने न्यूमेरिकल में एक में पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, R2 - R1। अब ये कैसे आता है, ये एक अलग डिस्कशन है, वो वेक्टर्स को सॉल्व करना पड़ता है, तो वो मैं जब आपको वेक्टर्स का हेड टू टेल रूल और वो समझाऊंगा ना, तो वहाँ पे जो है जब हम पढ़ेंगे जो पोजीशन वेक्टर तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने ये लिखना है कि सेकंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो पहले तो आप क्या करें, इनके वेक्टर बना लें। तो ए का वेक्टर बनेगा RA, ठीक हो गया, और ये क्या बनेगा जी 2i प्लस 3j और प्लस 4k। इसका मतलब कि ये पहला i को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा j को और तीसरा k को। सिमिलरली b का क्या बनेगा हमारे पास RB, ये वेक्टर बनेगा हमारे पास -5i और प्लस 6j और प्लस 7k।
तो अब बेटा देखें हमने डी निकालना है इनके दरमियान डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान डी इज इक्वल टू ए बी कर ले। तो ये अब देखें क्या होगा फिर आर बी माइनस ए, यानी आर टू माइनस ए तो आर बी माइनस आर ए, तो आर बी माइनस आर ए। तो चले जी वैल्यू पुट करें, आर बी की वैल्यू क्या है -5i, यहाँ पर पुट कर लो आर बी की वैल्यू क्या है जी, सॉरी ये आ गया जी हमारे पास डिस्टेंस, तो ये आ गया जी आर बी की वैल्यू क्या है -5i प्लस 6j और प्लस 7k। और यहाँ पे देखें तो माइनस में हमारे पास आ जाएगा जी, ये क्या आएगा हमारे पास आ गया जी आर बी माइनस आर ए, तो आर ए ये है तो ये आ जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। तो अब बेटा देखें आप इसको सॉल्व करिए, -5i प्लस 6j प्लस 7k और ये माइनस साइन आ जाएगा 2i माइनस 3j और माइनस 4k। अब बेटा सॉल्व करें, i वाली i कितना हो जाएगा -7i और 6j और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -3j, तो ये जाएगी प्लस 3j, ठीक हो गया। और 7k और -4k तो प्लस क्या रह जाएगा जी, आई थिंक 3k रह जाएगा। तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा जी डी ऑप्शन आएगा -7i प्लस 3j और प्लस 3k। तो ऑप्शन हमारा होगा जी राइट आंसर होगा डी। तो चले जी 22 स्टार्ट करते हैं। तो 22 में बेटा देखें क्या लिखा हुआ है, 22 में आपके पास ये लिखा हुआ है कि इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी डिटरमाइंड बाय, यानी आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव है यानी नेगेटिव में है, तो फिर क्या आएगा। तो बेटा देखिए ये कोऑर्डिनेट वाला आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक्स है, एक्स नेगेटिव है, ये वाई और ये वाई नेगेटिव है। तो अब देखिए उसने कहा है आर एक्स आर वाई दोनों क्या नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, जिसमें आर एक्स और आर वाई दोनों क्या है नेगेटिव है। तो अब वो ये कहता है कि अब इसके दरमियान फिर एंगल क्या होगा थीटा। तो आपको पता है हमने कहा था एक एंगल हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा से, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है और स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये हमारे पास होता है थीटा एंगल। और एक एंगल होता है फाई जो कि कहाँ से वेक्टर जो कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और वेक्टर तक जाता है। तो अब यहाँ पे जब फाई की हम बात करते हैं तो फाई में हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, बल्कि करीब तरीन जो एक्स एक्सिस है उससे स्टार्ट करना है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पे करीब तरीन कौन सा हमारा नेगेटिव एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या होगा जी फाई। अब बेटा देखिए हमें पता है कि थीटा क्या होता है हमारे पास, ये टोटल अगर आप देखें बेटा तो ये पूरी लाइन क्या बनती है, यहाँ तक बनता है 180 और ये इतना आगे, इसका मतलब कि थीटा फिर किसके इक्वल है, ये इक्वल है इतना तक 180 डिग्री और प्लस देखिए ये वाला जो माना ये हिस्सा ये एंगल सेम है, ये इतना हिस्सा, तो इसको मैं कह सकता हूँ फाई। इसका मतलब है कि थर्ड में 180 प्लस 5 होता है, तो ये आपको डायरेक्ट पे याद होगा, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। फर्स्ट में जो होता है वो थीटा इक्वल टू 5 होता है, ये याद रखना है। सेकंड में जो होता है वो होता है 180 माइनस 5 और तीसरे में होता है 180 प्लस 5 और चौथे में होता है 360 माइनस 5। तो ये आपके पास होते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपके पास फिर आंसर क्या आएगा जी 180 प्लस 5 यानी सी आंसर है, ठीक हो गया जी। अगला देखिए जी 23 MCQs। तो बेटा 23 देखें, पढ़ें जल्दी से क्या है। तो 23 में ये है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स आर इक्वल टू दैट ऑफ देयर रिजल्टेंट देन द एंगल बिटवीन द कंपोनेंट्स इज, यानी वो कहता है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट्स वेक्टर्स आर इक्वल टू दैट ऑफ देयर रिजल्टेंट देन द एंगल बिटवीन देम। तो बेटा ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि अगर आप दो वेक्टर्स का एंगल क्या बनाएं कि जो उनका रिजल्टेंट आए वो भी उनके सेम ही हो। तो एक फर्ज करें वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर आपने बनाना जी बी, जब हमने कहा था कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे तो ये वेक्टर बी है। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी सेम आएगा, यानी उसकी भी वैल्यू इतनी होगी जितनी इसकी थी या इसकी थी, यानी इक्वल आएगा। तो एंगल फिर क्या होगा, तो हमने कहा था इसको एक्सटेंड कर दें, ये एंगल बनता है जी 120 डिग्री और ये इंटरनल बनते हैं जी 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो इसकी भी आगे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी तक बस इतना याद रखें कि यहाँ पे एंगल फिर कितना हमने बनाया था 180, जब इनके दरमियान में होगा तो फिर क्या होगा, ये होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 180 कैसे है, ये तो 60 है। तो बेटा एंगल जो होता है ना वो वेक्टर्स की टेल टू टेल होता है। अब ये वेक्टर ये है ए और ये बी, इनके दोनों हमने बताना है। तो इस वेक्टर की टेल इधर खड़ी है और इसकी इधर खड़ी है, तो ये फिर कैसे है, ये ऐसे है, ये बी जा रहा है हमारा और ए को आप इधर उठा के इधर ला लें। तो बेटा देखें अब ए इधर आ गया तो ये 120 डिग्री बन नहीं रहा, तो इस ए को पीछे पहले था हमने एक्सटेंड करके आगे कर दिया, तो इसलिए एक्चुअल में एंगल ये 120 बनता है, ये वाला आपने कंसिडर नहीं करना।
ये इंटरनल एंगल है एक ट्राइंगल का। तो 120 डिग्री आपका जो है राइट आंसर आएगा। तो बेटा देखिए जी, आगे मेरे पास जो है वो है MCQ नंबर 24। लिखा हुआ है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इज एडेड टू अ वेक्टर ऑफ 8 न्यूटन मैग्नीट्यूड व्हाइल द ओरिएंटेशन आर चेंज, रेंज ऑफ देयर पॉसिबल सम विल वेरी। बेटा वो कहता है कि आपने 5 न्यूटन और 8 न्यूटन जो दो वेक्टर्स हैं उनको आपने ऐड किया और फिर सिमत चेंज कर दिए, तो बताएं कि उसकी वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगी। तो बेटा देखिए, मैंने आपको बताया था कि एफ याद होता है F1 प्लस F2, यानी जब एंगल क्या हो थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री हो, और जब थीटा 180 डिग्री हो, ये वही वाला जो शुरू में मैंने फार्मूला बताया फिर आ गया। तो ये अब क्या होगा F1 माइनस F2। आप बेटा देखें आपके पास वैल्यू क्या दी है 5 और 8। तो देखें आप फर्ज करें कि आपके पास ये इसकी वैल्यू 8 दी गई और इसकी 5 दी गई है, तो यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी 8, आपके पास आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। तो ये 3, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मास 3 आएगा और मैक्सिमम मास 13 आएगा और मिनिमम क्या आएगा 3। तो ये रेंज क्या रहेगी 3 to 13 रेंज रहेगी हमारी, 3 to 13। तो फिर क्या आंसर आएगा हमारे पास 13 न्यूटन टू 3 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है। अगला देखिए 25 MCQ लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, पिक द पॉसिबल आंसर। तो ये बेटा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसमें भी ये ऐसे पूछा हुआ है कि 3 ऑप्शन दिए, बताना है करेक्ट कौन सा है। वो कहता है कि दो वेक्टर्स जो है एक की जो मैग्नीट्यूड है वो है 60 न्यूटन। आप इसको फर्ज करें ये F1 है, ये 60 न्यूटन है, और F2 कितना 35 न्यूटन, F2 है जी 35 न्यूटन। वो कहता है कि पॉसिबल आंसर बताएं। मैंने कहा है कि या तो जब दो वेक्टर्स आपने ये चेक करना हो कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जादू है कि जाओ जी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो कितना आएगा 95 आएगा और मिनिमम मास 25 आएगा। अब आप परेशान होंगे कैसे। अब जब आप दो वेक्टर्स F1 और F2 के दरमियान कुछ भी एंगल बनाएंगे, कुछ भी एंगल, एक F1 और F2 आप ये बना देते हैं, ये एंगल बन गया, कुछ भी एंगल बनाएंगे तो जवाब इन दोनों वैल्यू के दरमियान में रहेगा, यानी मैक्सिमम जवाब क्या आएगा, इनको प्लस कर दें जब एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री होता है, मैंने कहा था मैक्सिमम आंसर आता है तो 95 आ जाएगा, मिनिमम आंसर आ सकता है 60 माइनस 35 25। तो इन दोनों के दरमियान में इस वेक्टर्स की वैल्यू रिजल्टेंट की घूमती रहेगी, मैक्सिमम 95 और मिनिमम 25। अब आपने ऑप्शन देखना है कि यहाँ पे कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखें बेटा, तो क्या दिया हुआ जी हमारे पास 100 न्यूटन। तो क्या 100 हो सकता है? नहीं, 95 से ग्रेटर कभी भी नहीं जा सकता, मैक्सिमम 95 तक जा सकता है। तो 70 न्यूटन, तो 70 न्यूटन देखिए बेटा इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, पहले आगे देख ले। तो 20 न्यूटन इससे पीछे निकल गया, मैंने कहा मिनिमम 25 आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब 20 भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, वो और नीचे चला गया। फिर राइट आंसर क्या है 70। अब यहाँ पे 70 की बजाय अगर आपको 80 भी दे सकता तो वो भी राइट था, क्योंकि इन दोनों की रेंज के दरमियान में कोई भी अगर वेक्टर एक दे दे तो वो ठीक कहलाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है वो। तो बेटा देखें अब आपके पास जो MCQ नंबर अब हम करते हैं जी 26, तो उसमें ये कहा गया है कि आपके पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है 10 न्यूटन है, तो एंगल बना रहा है 45 डिग्री के एक्सेस के साथ। तो वो कहता है कि एंगल बिटवीन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी। तो बेटा देखें आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है वाई एक्सिस। हमने कहा था जब कोई वेक्टर जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट है और ये क्या है एफ एक्स है। तो आप बेटा गौर करें तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि हमारा राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी, वो आएगा जी 90 डिग्री यानी बी। ठीक हो गया जी। अगला देखिए जी 27 MCQ देखिए बेटा। तो 27 में क्या दिया गया जी कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 90 डिग्री, देयर रिजल्टेंट F विल हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यानी दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा देखें मैंने कहा था जब भी दो फोर्सेस के दरमियान रिजल्टेंट पूछा जाए और एंगल दिया गया हो तो आप क्या करें जी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा। तो आप बेटा देखें F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू F1 F2 और cos 90 डिग्री। आप बेटा देखें cos 90 क्या होता है 0, तो ये स्क्वायर रूट लगा ले तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और ये सारा क्या हो जाएगा जी प्लस 0। तो ये सारा 0 हो गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया जी, ये रह गया। तो F हमारे पास क्या आ गया जी F1 का स्क्वायर और प्लस F2 का स्क्वायर।
तो बेटा फिर राइट आंसर कौन सा होगा जी हमारे पास? सी। ठीक हो गया जी। आगे देखिए जी 28 MCQ है हमारे पास। तो 28 में क्या कह रहा है आपको वो देखिए। 28 में बेटा ये कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ बॉडी इफ द फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस देन एक्स कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। तो वो कहता है दो फोर्सेस है और दोनों की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और एक फोर्स 30 डिग्री के साथ एक बॉडी के साथ जो लगती है और एक 60 के साथ लगती है। तो वो कहता है जो उनका रिजल्ट आएगा उसकी आपने बतानी है कि मैग्नीट्यूड और वो भी एक्स कंपोनेंट की क्या होगी। तो बेटा देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m। तो अब बेटा होता क्या है कि इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगती हैं दोनों, एक F1 लगती है और एक F2 लगती है। तो लेट्स सपोज कि F1 जो लग रही है वो 30 डिग्री के एंगल से लग रही है, ये फर्ज करें कि इसका एक्स एक्सिस है तो ये 30 डिग्री के एंगल से लग रही है हमारे पास F1। और फिर क्या बेटा कह रहा है कि 60 डिग्री के एंगल से लग रही है F2, तो F2 यहाँ पे लग रही है और इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये हमारे पास बन रहा है जी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास है जी 60 डिग्री और इसका एंगल देखें तो एक्स एक्सिस के लिहाज से क्या है 60 डिग्री। तो ये दोनों अब वो कहते हैं इनका रिजल्टेंट निकालें। तो जैसे आपने पढ़ा था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो पहले तो आप ऐड करें। जैसे आपको डायग्राम में इधर दो वेक्टर ए दिया गया था और बी दिया गया था और आपने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा, तो आपने क्या किया बी को इधर लगा दिया और फिर आपने रिजल्टेंट लिया तो और फिर उसके कंपोनेंट्स। तो सेम वैसे तो बेटा देखिए अब मैं इसके डायग्राम नहीं बनाता हूँ। तो फर्ज करें कि ये एक वेक्टर जो था ये फोर्स वाला ये एक्स एक्सिस था, ये बॉडी थी हमारे पास मैस एम वाली। तो ये मेरे पास वेक्टर जो एफ था ये F1 जो था ये यूँ लग रहा था यानी 30 डिग्री पे, तो F1 जो है ये एक्सेस के साथ 30 डिग्री पे लग रहा था। F2 जो है वो 60 डिग्री पे लग रहा है यानी इस डायरेक्शन में जा रहा था। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल सेकंड वेक्टर की टेल इसके हेड से मिला दे तो यूँ बनेगी, ये हमारे पास बनेगा जी F2। तो ये इनका बनेगा जी रिजल्टेंट वेक्टर और ये होगा जी R। अब इसकी वो कह रहा है कि RX कंपोनेंट निकालें, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 10 है और इसकी मैग्नीट्यूड भी 10 है। तो बेटा देखिए हमने पढ़ा कि RX किसके इक्वल होता है जी, वो वेक्टर 1 के कंपोनेंट के और वेक्टर 2 के। तो यानी कि F1x और प्लस F2x के, क्योंकि x कंपोनेंट निकालना है, y हो तो F1y और F2y। जैसे हमने किया था RX बराबर है ax प्लस bx और ry बराबर है ay प्लस by। तो बेटा फिर यहाँ पे देखिए आप अगर करें तो सबसे पहले हमें F1x निकालना पड़ेगा और फिर F2x निकालना पड़ेगा। तो F1x क्या होता है जी, F1x हमारे पास होता है F और आ जाएगा जी F1 cos ऑफ थीटा। यही होता है ना, जब फोर्स दी हो तो उसका अपने एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो Fx क्या होता है F cos थीटा। तो बेटा देखें यहाँ पे F1 दिया गया तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी F1 cos थीटा और F2 की क्या होगी F2 cos थीटा। तो बेटा एंगल पुट करें, F1 की वैल्यू 10 है और cos हमारे पास क्या दिया है जी, cos हमारे पास एंगल दिया गया, कितना दिया गया बेटा जी, वो दिया गया है 30 डिग्री। तो इसका एंगल है 30 डिग्री और प्लस F2 10 है और इसका एंगल ये cos 60 डिग्री। अब बेटा देखें ये 10 और cos 30 डिग्री होता है हमारे पास cos 30 डिग्री जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और प्लस इसकी वैल्यू होती है जी 1/2। तो ये काट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा इधर। ये √2 होता है जी 10 ज़रब 0.866 और प्लस 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8.66 और प्लस 5 ये बनेगा 13.66 इतना आंसर बनेगा हमारे पास। तो इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा जी बी और वो क्या होगा जी, वो हमारे पास होगा जी 13.66 न्यूटन। तो आगे देखिए जी आपके पास है जी 29। तो 29 पढ़ें। हाँ जी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से पढ़ें 29 क्या है। तो बेटा 29 में कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू अ बॉडी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। तो बेटा फिर वही बात कि वो कहता है कि एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगी हैं, एक की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और एक की है 8 न्यूटन। तो वो कहता है जी बताएं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया कि मैक्सिमम के लिए आप उनको जमा कर दें F1 प्लस F2 और मिनिमम के लिए क्या कर दें उनको माइनस कर दें F1 माइनस F2। तो बेटा आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, आएगा 10 प्लस 8 तो इतना आ जाएगा जी 18। अब अगर आप वो मिनिमम के लिए पूछता तो फिर आपके पास क्या आना था, फिर आपके पास आना था जी 2 आना था। तो अब 18 आएगा। इसलिए देखिए उसने ऑप्शन में ए में 2 भी दिया हुआ, लेकिन आपका राइट आंसर क्या है जी सी यानी 18 आएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा देखें तो हमारे पास 30 MCQs है
30 MCQs में आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस में बी इंक्रीज बाई, वो कहता है कि दो फोर्सेस जो है उनकी मैग्नीट्यूड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनके दरमियान एंगल को बढ़ाकर, उनके दरमियान एंगल को कम करके, ड्राइंग अ ट्राइंगल टू रिप्रेजेंट दैम नन ऑफ दिस। तो बेटा देखें अब गौर करें, आपके दो वेक्टर्स हैं फोर्सेस के, तो उनका रिजल्टेंट आपने यानी मैग्नीट्यूड जो आपने इंक्रीज करनी है। तो फ़र्ज़ करें कि एक फोर्स जो हमारे पास ये F1 है और एक फोर्स जो F2 है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो फ़र्ज़ करें ये एक्सिस है हमारा, तो ये F2 इस डायरेक्शन में लग रही है। फ़र्ज़ करें ये एंगल स्मॉल है 30 डिग्री है। अब आप रिजल्टेंट देखिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये देखिए काफ़ी लंबा वेक्टर बन रहा है, ऐसा ही है ना। अब ज़रा हम एंगल को थोड़ा वेरिएशन करके चेक करते हैं। अब देखिए फ़र्ज़ करें यही फोर्स F1 जो है हमारे पास ये लग रही है F1, तो F1 ये लग रही है और F2 जो है वो क्या करे 30 से थोड़ा एंगल बढ़ा दे, यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी तकरीबन इसके साथ मैंने तकरीबन 60 डिग्री का एंगल बना लिया। तो अब देखें बेटा अब क्या होगा, अब इनका जो रिजल्ट बनेगा वो पहले से थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब है जैसे इन वेक्टर्स के दरमियान में आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल होती जाएगी, एंगल डिक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स कि हमारा आंसर फिर क्या आएगा जी, बी आएगा। तो चले जी हम ऐसा करते हैं कि 35 तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो जल्दी से करते हैं। If two unit vectors are inclined at angle of 90 degree, the magnitude of their resultant will be, यानी दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में 90 डिग्री के इंक्लाइन पर हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, और वेक्टर कौन से हैं, यूनिट वेक्टर। तो बेटा देखें यूनिट वेक्टर जो होता है आई और जे है, फर्ज करें आई और जे है, ये दो यूनिट वेक्टर हैं। तो अब वो कहता है कि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का, यानी हमारे पास ये आई है और ये क्या हमारे पास जे है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अब बेटा देखें हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, फिर हमने फार्मूला वही लगाना है F1 का स्केयर F2 का स्केयर प्लस 2FA1 2 और cos, तो वही वाला। इसका मतलब कि बनेगा मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्केयर, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, प्लस 1 का स्केयर और प्लस 2 इंटू 1 और 1, और चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री आ जाएगा और ऊपर जजर। अब बेटा देखिए 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा और ये सारा हो जाएगा जी 0। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा जी 2 और ये 0 हो जाएगा तो 2/2। इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा जी फिर बी। ठीक हो गया जी। अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर, यानी कंपोनेंट्स वेक्टर के ये दिए गए हैं तो आप कहता है कि आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, जिसको आप तरतीब से लिख रहे हैं। ये मान रहा है √2i प्लस √2j और प्लस √2k। इसको आप मान लें कि ये वेक्टर a है, तो इसकी मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है तो क्या होगी, a बराबर है इसके x कंपोनेंट का स्केयर y का और z का, तो √2 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर यानी y कंपोनेंट और प्लस √2 का स्केयर यानी z कंपोनेंट। तो बेटा ये इससे काट जाएगा जजर ये, तो ये रह जाएगा 2 प्लस 2 और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा जी 6, तो ये आ जाएगा जी √6 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो बेटा जल्दी से अब लास्ट जो 3 MCQ रह गए हैं वो ये कहता है कि एक वेक्टर a और b दो वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड a प्लस b करें और a माइनस b करें तो उनके दरमियान में एंगल क्या होगा। अब बेटा मैंने समझाया था ना आपको फार्मूला वही वाला, तो फार्मूला क्या था हमारे पास। अब देखिए जब a जमा b की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या थी, F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर और प्लस 2F1 और F2 और साथ cos ऑफ थीटा। ये बेटा आती है मैग्नीट्यूड और ऊपर स्केयर, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला था ना। अब साथ ये जमा के लिए था, जब माइनस के लिए क्या होता है यानी 180 डिग्री एंगल है तो फिर आपने क्या करना होता है माइनस के लिए, फिर ये मान जाएगा F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर और आ जाएगा जी माइनस 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा। अब देखिए दोनों तरफ स्केल लेने, जब दोनों तरफ स्केल लेंगे तो ये काट जाएंगे, इससे ये स्केल लेने काट जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा F1 का स्केल प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा, और इधर आ जाएगा ये F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर और माइनस 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा। तो बेटा देखिए ये जब इधर आएंगे तो ये काट जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा जी 2F1 और F2 cos ऑफ थीटा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब बेटा देखें ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 तो ये बन जाएगा 4F1 F2 और cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये 4 से जाकर डिवाइड होगा और ये F1 भी डिवाइड हो जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा सारा जब डिवाइड होगा ये। तो फिर क्या आ गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स
और ये आ जाएगा 0, तो ये बेटा cos इनवर्स 0 क्या होता है 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो फिर इनके दरमियान में एंगल कितना होगा जी 90 डिग्री का हमारा राइट आंसर होगा सी। तो अगला जल्दी से देखें, हमारे पास जो 34 है उसमें क्या कहता है कि एक वेक्टर ए है और एक बी है, उनके दरमियान में एंगल कितना होगा। तो ए और बी है, तो बेटा जब ये कहा जाए ना कि दो वेक्टर दिए गए उनके दरमियान में एंगल क्या है, तो हमेशा आप क्या लगाए, डॉट प्रोडक्ट लगाएं। क्या लगाना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो क्या करें जी, फिर मैं ले रहा हूँ ए डॉट बी। तो बेटा देखें ए की वैल्यू क्या है जे और प्लस के, और बी की वैल्यू डॉट लगाए और बी की वैल्यू क्या है जी माइनस जे और माइनस के। तो बेटा देखें लें, फिर ये जे से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, और के डॉट के भी 1 होता है तो -1। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या बनेगा जी -2। तो इट मीन्स के ये हमारे पास क्या हो गया जी ए डॉट बी आ गया। अब बेटा देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस ऑफ थीटा। हमने थीटा निकालना है एंगल, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -2। अब ए बी की वैल्यू निकालें, तो ए बी से मुराद है कि ए की मैग्नीट्यूड और बी की। तो ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ए की मैग्नीट्यूड आएगी 1 का स्केयर और +1 का स्केयर यानी √2, और बी की मैग्नीट्यूड भी क्या आएगी 1 का स्केयर +1 का स्केयर, तो वो भी आएगा √2। तो बेटा दोनों की मैग्नीट्यूड ये आ गया। आप पुट करें यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू -2 और ए की भी वैल्यू √2 और बी की भी वैल्यू √2 और कॉस ऑफ थीटा। ये स्केयर हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी 2 रह जाएगा, और इधर -2 और ये आ जाएगा जी कॉस ऑफ थीटा। ये 2 इधर आएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास -1 रह जाएगा और कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा देखिए थीटा होता है हमारे पास कोस इनवर्स आ जाएगा इधर आके तो -1। अब कोस -1 क्या होता है जी 180 डिग्री। इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो आपने याद रखना है जब भी दो वेक्टर दिए गए हों और आपसे ये पूछा जाए कि इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, तो आप क्या करें जी जस्ट उनका डॉट प्रोडक्ट ले ले। तो डॉट प्रोडक्ट का पूरा फार्मूला अप्लाई करके वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लें। तो लास्ट MCQ बेटा आज हम करेंगे इस चैप्टर का, और वो क्या है जी हमारे पास, वो है जी 35 के द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 10 इन ईच केस फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वो कहता है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है जी 10 है। वो कहता है कि इनके दरमियान में एंगल बताएं क्या होगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या शो करते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है जी ए बी कोस ऑफ थीटा, और ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है जी, ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल होता है जी ए बी साइन ऑफ थीटा और एन। अब उसने क्या जिक्र किया, उसने कहा कि जस्ट मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू उन्होंने दोनों की क्या दी है 10 दी है, यानी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड है सारी और ये इसकी, ये है, इसमें n नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसने जस्ट मैग्नीट्यूड किया, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा और इक्वल जो है जी ए बी साइन ऑफ थीटा। अब उसने क्या कहा, उसने क्या है कि दोनों जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वो जो है क्या 10 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दोनों के दरमियान में जो आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है जी, ये है। तो अब बेटा देखें ए बी जो है वो 10 है, तो आपके पास आज क्या आ जाएगा जी cos थीटा को आप डिवाइड करें, ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर ए बी, और ये साइन थीटा उधर जाएगा साइन थीटा, और हमारे पास आ जाएगा जी cos थीटा। इनकी वैल्यू 10 है तो ये काट जाएंगे, 10 लिख दें या जो कर दें तो 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी tan थीटा। तो tan थीटा देखो जो हमारे पास आ गया जी 1, और थीटा देखो जो आप करेंगे जी tan इनवर्स 1, तो ये बनेगा जी हमारे पास 45 डिग्री आई थिंक बनेगा। तो थीटा हमारे पास क्या होगा जी 45 डिग्री।